अब हम अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के बारे में जानेंगे। जैसा कि हमने पूर्व में जाना कि हुमायूं को विभिन्न कठिनाइयों का सामना करते हुए वह पारस चला जाता है और बाद में पुनः अफगानों से सत्ता प्राप्त कर लेता है और अपनी खोई हुई सत्ता को प्राप्त करने के बाद वह कुशलता से शासन करता है। लेकिन उसी दौरान उसको जब वह यहाँ से अपने भाइयों के द्वारा सहयोग न मिलने के कारण और शेरशाह सूरी के साथ युद्ध में पराजित होने के बाद वह भारत छोड़ देता है, तो वह यहाँ से इसके बाद वह राजपूत राजा बीरसाल के यहाँ अमरकोट के राजपूत राजा बीरसाल के यहाँ ठहरता है और उसकी बेगम के एक पुत्र पैदा होता है जिसका नाम अकबर रखा गया। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 अमरकोट के राजपूत राजा बीरसाल के यहाँ हुआ था। तो उस समय हुमायूं ने अपने जो उसके सैनिक थे उनसे यही कहा कि मेरे पास अभी कुछ देने को नहीं है, और उसने कस्तूरी को चीनी की थाली में तोड़ते हुए यही कहा कि मेरे पास कुछ अभी देने को नहीं है, लेकिन कस्तूरी की जैसे सुगंध फैल रही है उसी प्रकार से मेरा पुत्र भी एक दिन बहुत उन्नति करेगा, उसका जो यश है वो पूरे भारत में फैलेगा। ऐसा ही भविष्य में देखने को मिलता है। अकबर के राज्यारोहण के समय की स्थिति, जब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है तो उसका राज्यारोहण यानी राज्याभिषेक किया जाता है। कहाँ किया जाता है? कालानूर में अकबर का राज्यारोहण बैरम खां के द्वारा होता है और बैरम खां उसके एक संरक्षक के रूप में काम करते हैं। और जब अकबर गद्दी पर बैठता है तो उस समय उसके नाम का खुतबा पढ़ा जाता है और बैरम खां को अकबर खाने खाना की उपाधि देकर वकील ए सल्तनत यानी प्रधानमंत्री नियुक्त कर देते हैं। तो इस प्रकार से अकबर एक अल्पवयस्क किशोरावस्था में शासक बनता है और संरक्षक के रूप में बैरम खां उनका सहयोग करते हैं। तो इस प्रकार से अकबर को गद्दी प्राप्त होती है और मुगल अमीर वर्ग, अब जब अकबर शासक बनता है तो उस समय अमीर वर्ग, पहले से ही ये परंपरा चली आ रही है कि अमीर वर्गों ने कभी भी शासक सुल्तानों को और हुमायूं को भी हमेशा कोई ना कोई परेशानी पैदा करते रहे। तो उसी में नाम आता है एक अमीर का शाह अबुल माली। यह अकबर की स्थिति का फायदा उठाना चाहता है। वह जानता है कि अकबर अभी कम उम्र का है तो उसकी स्थिति का लाभ उठाया जाए। तभी एक भोज का आयोजन किया जाता है और जब वह शाह अबुल माली अपने हाथ धोने के लिए भोजन के उपरांत बढ़ता है तो बैरम खां के इशारे पर उसे बंदी बना लिया जाता है। शाह अबुल माली को बंदी बनाने से अमीर वर्ग में भय व्याप्त हो जाता है और उन्हें ये लग जाता है कि उनको भी दंडित किया जाएगा। तो इसीलिए मुगल जो अमीर वर्ग थे वो थोड़ा शांत हो जाते हैं। तो इससे अकबर की समस्या में थोड़ी कमी आती है। इसके बाद अफगानों का दमन। तो अफगानों का दमन में सुलेमान मिर्जा द्वारा काबुल को घेर लेना और इससे क्या है कि अफगान शक्ति पहले से ही यह प्रयास करने में लगी हुई थी कि
किसी प्रकार से पुनः सत्ता को प्राप्त किया जाए। जैसे कि पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर ने सत्ता छीन ली और उसके बाद शेरशाह सूरी ने उन्हें मुगलों से सत्ता छीनी और फिर हुमायूं ने पुनः सत्ता प्राप्त की। इसी प्रकार अफगान भी चुपचाप नहीं बैठे हुए थे, वो भी किसी प्रकार से सत्ता प्राप्त करना चाहते, पर बैरम खान के द्वारा सुलेमान मिर्जा और अन्य अफगानों का दमन किया जाता है और तारदी बेग को इस बात के लिए मृत्युदंड दे दिया जाता है कि वह युद्ध के मैदान से छोड़ भागा था। तो इसके लिए अकबर तो उसे माफ़ कर देते हैं तारदी बेग को, लेकिन बैरम खान उसको मौत के घाट उतरवा देता है। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि तारदी बेग को मृत्यु दंड देने का कारण उसकी निजी दुश्मनी भी थी। तो अफगानों का दमन करने में अकबर को बैरम खान के द्वारा काफ़ी सहायता प्राप्त होती है। फिर इसके बाद सिकंदर सूर जो है पुनः दिल्ली पर अधिकार करना चाहता था, ये भी प्रॉब्लम बनी हुई थी। अकबर का सौतेला भाई मोहम्मद हकीम मिर्जा और चचेरा भाई सुलेमान मिर्जा भी अपना क्षेत्र विस्तार कर रहे थे। तो अकबर जब शासक बना तो उसको ये भी प्रॉब्लम थी कि ये चचेरे और ये सौतेले भाई भी अपना अपना क्षेत्र विस्तार करने में लगे हुए। आदिल शाह का प्रधानमंत्री, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो आदिल शाह का प्रधानमंत्री था हेमू, जो उत्तर भारत में स्वतंत्र शासक बनने का स्वप्न देख रहा था, तो हेमू सबसे बड़ी समस्या बनी हुई थी। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत के मैदान में प्रारंभ होता है और इसमें आदिल शाह का जो प्रधानमंत्री हेमू भाग लेता है। हेमू की प्रारंभ में सेना जीत के कगार पर पहुंच गई थी, लेकिन अचानक उसकी आंख में तीर लगने के कारण वो बेहोश होकर हौदे में गिर जाता है और बैरम खान के संरक्षण में जो सेना देख रेख में जो सेना लड़ रही थी वो हेमू की सेना पे हावी हो जाती है और हेमू मूर्छित अवस्था को प्राप्त होता है। तभी उसी समय हेमू का जो महावत है वो उसे युद्ध क्षेत्र से बाहर ले जाने का प्रयास करता है, लेकिन तभी उसके हाथी को घेर लिया जाता है और हेमू को बाद में अकबर के सामने प्रस्तुत किया जाता है। तभी अकबर उस घायल व्यक्ति हेमू को मारने से इनकार कर देते हैं। तो उसी समय बैरम खान अकबर के द्वारा हेमू के सिर पर तलवार छुआ देता है और उसके बाद बैरम खान उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देता है। तो इस प्रकार हेमू का अंत होता है और इसके बाद उसकी हेमू के पिता और उसकी विधवा और उसकी पत्नी भागकर अलवर की तरफ जाते हैं और अलवर में ही उनको रास्ते में घेर लिया जाता है। बाद में उनके पिता को और उसकी पत्नी को धर्म परिवर्तन के लिए विवश किया जाता है, लेकिन पिता ऐसा करने से इनकार कर देते हैं। तो पीर मोहम्मद खिसियाकर हेमू के पिता का वध कर देता है और उसकी पत्नी का बाद में कोई पता नहीं लगता है। तो इस प्रकार पानीपत का दूसरा युद्ध जिसमें अकबर को विजय प्राप्त हुई, हेमू पराजित हुआ और ये अकबर की बहुत बड़ी सफलता थी। इस सफलता में बैरम खान का प्रमुख योगदान रहा। इसके बाद युद्ध का महत्व परिणाम, इस युद्ध का बहुत बड़ा महत्व था क्योंकि इस युद्ध ने अकबर की सत्ता को और अधिक मजबूत किया, मुगल वंश को और अधिक मजबूत किया, क्योंकि हुमायूं ज़्यादा समय तक शासन नहीं कर पाया और वह जैसा कि कहा गया है कि वह जीवन भर लड़खड़ाता ही दुनिया से चला गया। और अकबर भी प्रारंभ में वह हरम की महिलाओं के प्रभाव में रहा, उसकी शिक्षा दीक्षा भी नहीं हो पाई थी, लेकिन पानीपत का जो द्वितीय युद्ध में जो सफलता प्राप्त होती है बैरम खान के नेतृत्व में, वो उसके जीवन और मुगल वंश के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होती है। तो इसका परिणाम बहुत सुखद मुगल वंश के लिए।
इससे मुगल वंश और अधिक उन्नति करता है और उसकी शक्ति में वृद्धि होती है। बैरम खां का पतन। अब क्या हुआ कि बैरम खां को बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिली हुई थी और अकबर का संरक्षक भी था, तो अकबर की सारी शक्तियों का वो प्रयोग बैरम खां ही कर रहा था, क्योंकि अकबर अभी एक तरह से ज़्यादा उम्र के भी नहीं थे और अल्पवयस्क थे, तो इसका उपयोग बैरम खां सभी शक्तियों करता रहा। तो इससे क्या हुआ कि बैरम खां दम्भी और घमंडी और अहंकार प्रवृत्ति का हो गया था, तो इससे वह कभी कभी अकबर की आज्ञाओं का उल्लंघन भी कर देता था, और जिससे कि अकबर उसके विरुद्ध कोई कठोर कार्रवाई नहीं करते थे, क्योंकि अकबर को यह स्वयं पता था कि वह इतना योग्य अभी नहीं है कि सत्ता को पूर्ण रूप से संभाल सके। तो बैरम खां की हठ धर्मता बढ़ती गई और बहुत सारे जो अमीर थे या अकबर के दरबारी थे बैरम खां से ईर्ष्या करने लगे थे, पर बैरम खां को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और बैरम खां अपनी जिद को पकड़े रहा, जिसके कारण उसका आगे चलकर पतन हो जाता है। अब इसके बाद देखते हैं बैरम खां के अकबर विरोधी कार्य। तो अब बैरम खां अकबर विरोधी कार्य बहुत सारे कार्य उदाहरण हैं, लेकिन उसमें एक उदाहरण ऐसा है कि जब बैरम खां आगरा के समीप नौका विहार कर रहा था, तो उसी समय अकबर का हाथी बैरम खां की तरफ दौड़ता है, तो जिससे बैरम खां नाराज हो जाता है। बाद में अकबर उस हाथी के महावत से बैरम खां से माफ़ी भी मंगवाता है, लेकिन बैरम खां नाराज हो जाता है और बाद में उस महावत की बैरम खां हत्या करवा देता है, जिससे कि अकबर भी नाराज हो जाते हैं कि छोटी सी गलती के लिए इतनी बड़ी सजा क्यों बैरम खां ने दी, जबकि उन्होंने मना किया था। इसके बाद बैरम खां के विरुद्ध षड्यंत्र। तो बैरम खां के विरुद्ध षड्यंत्र रचने में महान अनंगा और उसके पुत्र आदम खां का महत्वपूर्ण योगदान रहा, क्योंकि महान अनंगा ने बचपन से ही अकबर का पालन पोषण किया था और एक धाय माँ के रूप में काम किया। तो अकबर का महान अनंगा के प्रति विशेष लगाव था, वह उसकी हर बात को मानता था और शुरू में वह हरण और महाअनंगा के जो काफ़ी प्रभाव क्षेत्र में रहा, तो वो उनकी बातों को नहीं टालता था। इधर महाअनंगा हमेशा बैरम खां के विरुद्ध उसके कान भरती रहती थी, जिससे कि अकबर भी धीरे धीरे बैरम खां से नाराज रहने लगा था। तो शिकायत करने से अकबर नाराज होने लगा, तो बैरम खां ने कुछ ऐसे भी कार्य किए जिससे अकबर ज़्यादा क्रुद्ध हुआ। तो फिर उसको एक बार मतलब अकबर के दरबार में आने के लिए कहा, तो बैरम खां अकबर के दरबार में आता है और उसके सामने मतलब एक तरह से आंसू निकालने लगता है, तो अकबर की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे अकबर क्षमादान दे देते हैं और उसको 3 विकल्प देते हैं कि बैरम खां को क्षमादान के बाद अकबर 3 उसको विकल्प देते हैं। नंबर 1, बैरम खां कालपी चंदेरी की कोई अच्छी जागीर ले ले, नंबर 1 विकल्प। नंबर 2, सम्राट का सलाहकार बन जाए, नंबर 2। और नंबर 3, मक्का की यात्रा करे। तो इसमें क्या करते, बैरम खां स्वाभिमानी होने के कारण मक्का की यात्रा करने का निश्चय करता है और मक्का की यात्रा पर निकल जाता है परिवार सहित। लेकिन क्या होता है कि बैरम खां जब रास्ते में ही था अपने परिवार के साथ, तभी एक अफगान नामक एक व्यक्ति जो है वो 31 जनवरी 1561 ईस्वी को मुबारक खां लोहानी नामक अफगान द्वारा कटार भोंककर बैरम खां की हत्या कर दी जाती है। और क्योंकि बैरम खां से अफगानी नाराज थे, और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इसमें प्रशासन का भी हस्तक्षेप था, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि अफगान जो मुबारक खां लोहानी है वो बैरम खां के जो क्रियाकलाप थे उनसे पहले से ही नाराज था, तो उसे यह अवसर प्राप्त हो जाता है।
क्योंकि बैरम खां अपने साथ ज़्यादा कोई सुरक्षा नहीं थी और बैरम खां अपने परिवार के साथ और कुछ सैनिकों के साथ मक्का जा रहा होता है, तो उसकी धोखे से छुरा भोंककर यानी कटार भोंककर हत्या कर दी जाती है। अकबर पर हरम का प्रभाव और उससे मुक्ति। अकबर पर हरम का प्रभाव बचपन से ही रहा, क्योंकि उसके माता पिता यहाँ से फारस चले गए थे और उसका लालन पालन करने की जिम्मेदारी महम अनंगा पे रही और बचपन में वह हरम के प्रभाव में रहा। उस समय के शासन को पेटीकोट शासन भी कहा जाता है और स्मिथ के अनुसार 1560 ईस्वी से 1562 ईस्वी के बीच हरम के प्रभाव में अकबर नहीं रहा था, वह मुक्त हो गया था। 1560 से 62 के बीच में अकबर हरम के प्रभाव से मुक्त हो गया था। लेकिन महम अनंगा अपने पुत्र आदम खां को शासक बनाना, मतलब आदम खां को अधिक से अधिक लाभ देना चाहती थी और आदम खां भी इतना मतलब उद्दंड हो गया था कि वह अकबर की आज्ञाओं का उल्लंघन करने लगा था, क्योंकि महम अनंगा और आदम खां ये जान रहे थे कि अब बैरम खां रूपी कोई शक्ति नहीं रही है, तो अब वो मनमानी करें। इनकी मनमानी से अकबर भी नाराज हो गया था और एक बार बैरम खां वो आदम खां अकबर से भी मुठभेड़ करने चल देता है, तो अकबर इस बात से बहुत नाराज हो जाता है और उसको यह सजा देता है कि उसके हाथ पर बांध के ऊपर से उसको पटका जाए, 1-2 बार जब तक पटका जाए जब तक वह मर ना जाए। तो उसकी गर्दन की हड्डी टूट जाती है और आदम खां की मृत्यु हो जाती है। आदम खां की मृत्यु होने के बाद उसकी माँ महम अनंगा अपने पुत्र के वियोग में 24 जून 1562 ईस्वी में महम अनंगा की भी मृत्यु हो जाती है और इस प्रकार से अकबर पूर्ण रूप से हरम के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। बैरम खां का भी कोई अब प्रभाव नहीं, क्योंकि बैरम खां की हत्या हो गई और इधर महम अनंगा भी अपने पुत्र वियोग में मृत्यु को प्राप्त होती है। अब अकबर पूर्ण रूप से अपनी सत्ता अपने हाथ में ले लेता है। अकबर की प्रारंभिक सहनशीलता। अकबर जब 1562 ईस्वी का वर्ष महत्वपूर्ण माना जाता है। 1562 ईस्वी में उसने एक आदेश पारित कर युद्ध में भाग न लेने वाले स्त्री बच्चों को बंदी बनाना अथवा गुलाम बनाना, धर्म परिवर्तन कराने पर रोक लगा दी थी। अकबर इतना उदार था, उसने ये आदेश पारित करवाया 1562 ईस्वी में कि युद्ध में न भाग लेने वाले स्त्री बच्चों को बंदी नहीं बनाया जाए, न उनकी हत्या की जाए, न उनका धर्म परिवर्तन कराया जाए और उनके साथ अच्छा व्यवहार किया। तो अकबर की इतने उदार प्रवृत्ति से अकबर ने लंबे समय तक भारत में शासन किया और एक अच्छा शासन प्रस्तुत किया। इसीलिए अकबर को महान सम्राट की श्रेणी में रखा जाता है। और आज हमने अकबर के राज्यभवन और उसके पानीपत के युद्ध के बारे में और बैरम खां के पतन और बैरम खां के अन्य घटनाओं को जाना। इसके बाद हमने किस प्रकार से देखा कि अकबर हरम के प्रभाव से मुक्त होता है और अकबर की सहनशीलता और उदारता के बारे में जाना। आज बस इतना ही। इसके बाद अकबर की अन्य घटनाओं के बारे में जानेंगे। ओके।